नमस्कार साथियों, आज ये सीजी सेट 2026 क्रैश कोर्स की पहली क्लास है जिसमें हम पेपर फर्स्ट की पहली यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथियों, यह क्लास केवल सीजी सेट के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बट ये नेट के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि सेट और नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो फर्स्ट पेपर का सेम ही है और इसीलिए हम इस सिलेबस के प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ में ये भी लेके चलेंगे कि जो विभिन्न स्कॉलर्स हैं, कंसेप्ट्स हैं और डिस्टिंक्शंस हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास के अंत में टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट के बाद आपको ये लगेगा कि ये क्लियर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका कंप्लीट हो गया है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम एक रोड मैप समझ लेते हैं कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। साथियों, ये हमारा पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम देखेंगे टीचिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा है लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, चौथा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और पांचवा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, छठवां मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड सेवेंथ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और एट्थ पॉइंट है इवैल्यूएशन और नाइन्थ पॉइंट इसमें रहेगा नेट सेट एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग क्या होती है। व्हाट इज टीचिंग? व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है? साथियों, हिंदी में हम सभी जानते हैं कि टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका एक उद्देश्य होता है, यानी कि ये पर्पसफुल है और दूसरा ये प्लान्ड होती है और तीसरा इंटरेक्टिव। मतलब कि एक टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका उद्देश्य लर्निंग को फैसिलिटेट करना मतलब सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाना। दिस इज टीचिंग। इसका सामान्य अर्थ हम समझ सकते हैं कि शिक्षक केवल जानकारी ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा वातावरण तैयार करता है या ऐसे मार्गदर्शन देता है जिससे विद्यार्थी स्वयं समझकर, सीखकर, प्रश्न कर सकें और ज्ञान का निर्माण कर सकें। ये जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं टीचिंग। एक बार फिर रिपीट करूँगा, टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका उद्देश्य लर्निंग को फैसिलिटेट करना। राइट? टीचिंग को केवल टीचर के बोलने की एक्टिविटी नहीं समझना चाहिए। अगर टीचर ने 50 मिनट की क्लास ली है तो जो लर्नर है, मतलब कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, उसको अपेक्षित लर्निंग हुई है या नहीं हुई है।
तो इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग, यानी कि टीचिंग का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। और इसीलिए मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग में टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्नर को सीखने में सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लर्नर को सीखने में सहायता कौन प्रदान करता है, तो ऑप्शन आता है, उसमें हम चूज़ कर सकते हैं फैसिलिटेटर। इसी को हम कहते हैं फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। साथियों, टीचिंग के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 3। पहला टीचर, दूसरा लर्नर और तीसरा सब्जेक्ट मैटर। या इसको हम कह सकते हैं कंटेंट। टीचिंग के 3 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग: टीचर, लर्नर एंड सब्जेक्ट मैटर। लेकिन साथियों, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए 3 एलिमेंट काफ़ी नहीं होते हैं। इसके लिए इनके साथ साथ और एलिमेंट भी काम करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, मेथड, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचिंग रिसोर्सेस, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। मतलब कि टीचिंग के बेसिक ये एलिमेंट हैं। इसके अलावा अन्य एलिमेंट भी होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव, मेथड, लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचिंग रिसोर्सेस, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में किन प्रमुख एलिमेंट को इन्वॉल्व करती है, तो आप क्या लिखेंगे? टीचर, लर्नर और सब्जेक्ट मैटर। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग की विशेषताएं। साथियों, टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। पहली विशेषता होती है गोल ओरिएंटेड। दूसरी विशेषता होती है ये प्लान्ड होती है, यानी कि बिना प्लान के आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा इंटरेक्टिव होती है। तीसरी विशेषता इंटरेक्टिव होती है। चौथी विशेषता होती है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। साथियों, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, यानी कि जो टीचिंग है, शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। मतलब कि विद्यार्थी परिस्थिति, आवश्यकता और समय के अनुसार यह बदलती रहती है। पांचवा होती है सोशल, ये भी एक विशेषता होती है टीचिंग की। और छठवीं विशेषता होती है कंटिन्यूअस। और सातवीं विशेषता होती है प्रोफेशनल। और आठवीं विशेषता होती है साथियों लर्नर सेंसिटिव। ये इतनी विशेषताएं होती हैं। मैं एक बार रिपीट करूंगा कि टीचिंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। गोल ओरिएंटेड होती है,
प्लान्ड होती है, इंटरेक्टिव होती है, डायनेमिक होती है, सोशल, कंटिन्यूअस, प्रोफेशनल एंड लर्नर सेंसिटिव। ये इतनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टीचिंग की नहीं है, तो उसमें हम चूज़ करके लिख सकते हैं। अब आते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले आप जानते हैं टीचिंग के लिए टीचर होना ज़रूरी है, यानी कि टीचर जो कि सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, यानी कि ऐसा टीचर जिसके पास विषयगत दक्षता, यानी कि विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइट। दूसरी रिक्वायरमेंट है लर्नर, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में अधिगमकर्ता। अधिगमकर्ता मतलब कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, स्टूडेंट है, यानी कि उसके अंदर रेडीनेस और मोटिवेशन, ये क्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा है कंटेंट, यानी कि ऐसा कंटेंट जो रिलेवेंट हो और ऑर्गेनाइज हो। कंटेंट मतलब सब्जेक्ट मैटर। और चौथा है मेथड, यानी कि मेथड कैसा? एप्रोप्रिएट पेडागोगी। पेडागोगी मतलब ऐसा मेथड, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। एप्रोप्रिएट पेडागोगी यानी कि उपयुक्त शिक्षण पद्धति। और उसके बाद है इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट जो होगा, वातावरण जो होगा सपोर्टिव होना चाहिए। और इवैल्यूएशन, यानी कि असेसमेंट प्लस फीडबैक। तो ये टीचिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। और उसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग, यानी कि टीचिंग का उद्देश्य केवल नॉलेज देना नहीं होता है। तो क्या होता है? टीचिंग कैन प्रमोट। टीचिंग क्या कर सकता है? टीचिंग का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। टीचिंग कैन प्रमोट। क्या प्रमोट करता है टीचिंग? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स, एटीट्यूड और एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। एक बार फिर रिपीट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। तो टीचिंग का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता है ना। टीचिंग का उद्देश्य और क्या होता है? ज्ञान के साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग देना, एप्लीकेशन देना, स्किल्स देना, एटीट्यूड देना और एनालिसिस करना सिखाना और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना। अब इसमें कुछ स्कॉलर्स आते हैं, कुछ विद्वान आते हैं, जिसमें एक थे बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम, यहाँ पर एक थिंकर आते हैं। और बेंजामिन ब्लूम जो हैं, इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी एक थ्योरी दी थी। यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासीफाई करने के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिसको कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, राइट। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी 3H पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? 3H। 3H का मतलब होता है हेड, समझते जाइएगा। दूसरे
एच का मतलब होता है हार्ट और तीसरे एच का मतलब होता है हैंड, राइट। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने 3H थ्योरी दी थी, जिसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। 1956 में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी कब थ्योरी आई थी, किसने दी थी और ये किस पर बेस्ड है। अब इसको आगे समझते हैं कि जो ये 3H हैं इनका काम क्या है। तो इन्होंने इसके लिए यहाँ पर 3 पॉइंट बताए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इन्होंने बताया कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इसको नोट कर लीजिए, मैं समझाता हूँ, है ना। दूसरा इन्होंने बताया अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा इन्होंने बताया साइकोमोटर डोमेन, PSYCOMOTOR, साइकोमोटर डोमेन, राइट। अब देखिएगा कि जो कॉग्निटिव डोमेन है इसका काम क्या है, थिंकिंग करना, यानी कि सोचना, जानना, और सोचने जानने का काम कौन करता है, हेड करता है। तो मतलब ये एक एच हो गया। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि अफेक्ट कौन होता है, एटीट्यूड और वैल्यूज़, राइट। एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ अफेक्ट होते हैं, यानी कि ये जो भावना और मूल्य पर आधारित है, और भावना और मूल्य कहाँ पर होते हैं, हार्ट पर, यानी कि एक ये एच हो गया। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। अब देखिए साइकोमोटर डोमेन किस पर आधारित है, स्किल्स पर, है ना, स्किल्स पर आधारित है, स्किल्स, और स्किल्स या इसको हम एक्शन, राइट ना। तो एक्शन कौन करता है, स्किल्स कौन निभाता है, हैंड, यानी कि एक यहाँ पर ये एच हो गया जिसको हम कहते हैं हैंड, ये एच और ये एच, यानी कि ये 3H टैक्सोनॉमी 3H पर आधारित है, राइट। अब देखिए इसको हम 3H भी बोलते हैं और इसको हम C कैप भी बोलते हैं। अब इसको आप याद रखिएगा, 3H या CAP कैप। कैप का मतलब, C का मतलब कॉग्निटिव, A का मतलब अफेक्टिव एंड P का मतलब साइकोमोटर, राइट। अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं। अब ये जो ओरिजिनल कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी है ना, ओरिजिनल कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी मतलब कि जो इन्होंने 1956 में दी थी। अब ये ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है ना, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी है और ओरिजिनल कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी, ओरिजिनल अफेक्टिव टैक्सोनॉमी, ओरिजिनल साइकोमोटर टैक्सोनॉमी। अब ब्लूम की ओरिजिनल जो टैक्सोनॉमी है कौन सी थ्योरी की, कॉग्निटिव थ्योरी, यानी कि जिसकी हमने बात की थी हेड, यानी कि सोचना। इसके 6 स्तर होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात। कितने स्तर होते हैं, 6 स्तर होते हैं, 6, इसके 6 स्तर होते हैं, 6 आधार होते हैं। अब 6 आधार कौन से होते हैं, पहला नॉलेज, यानी कि इसको हम कहते हैं ज्ञान, यानी कि तथ्यों को याद करना,
दूसरा है कंप्रीहेंशन, बोध या समझना इसको कहते हैं, यानी कि अर्थ को समझना। तीसरा है एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग, यानी कि सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना। और चौथा है एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है विषय को भागों में बांटकर समझाना। और पांचवा है सिंथेसिस, यानी कि इसको कहते हैं संश्लेषण, अलग अलग भागों को जोड़कर नया बनाना। और छठवां है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, निर्णय मूल्यांकन करना। अब इसके 6 स्तर को आपको याद कैसे करना है, कि यानी कि नॉलेज। दूसरा है सी मतलब कंप्रीहेंशन। तीसरा है ए का मतलब होता है एप्लीकेशन, और एक है उसका मतलब होता है एनालिसिस, और फिर है एस का मतलब होता है सिंथेसिस, और फिर है इवैल्यूएशन, यानी कि ई उसका मतलब है मूल्यांकन। ये ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव, जो थ्योरी दी थी ब्लूम टेक्सोनॉमी में। तो इसके 6 स्तर होते हैं, इसको आपको याद करना है। नेट सेट में ओरिजिनल और रिवाइज टेक्सोनॉमी, एक रिवाइज टेक्सोनॉमी भी थी जिसको हम पढ़ेंगे अभी। रिवाइज टेक्सोनॉमी को मिक्स करके क्वेश्चन नेट और सेट में पूछा जाता है, राइट। क्योंकि ये जो स्तर हैं इसके भी 6 स्तर हैं और उसके भी, तो इसका स्तर का क्रम अलग है। कॉग्निटिव ओरिजिनल टेक्सोनॉमी के जो स्तर हैं उनका क्रम अलग है, और रिवाइज टेक्सोनॉमी जो दूसरे थिंकर ने दी थी उसके स्तर का क्रम अलग है, राइट। अब देखिए रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी की हम बात करते हैं। ये एंडरसन एंड क्रैथवोल 2001 में दी थी ये थ्योरी, एंडरसन एंड क्रैथवोल। अब इन्होंने क्या किया था कि जो ब्लूम्स की थ्योरी को रिवाइज किया था, ये रिवाइज वर्जन था, और इसमें इन्होंने रिमेंबर पर फोकस किया था, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया था, अप्लाई पर फोकस किया था, एनालाइज पर फोकस किया था, इवेल्यूएट पर फोकस किया था, और क्रिएट पर फोकस किया था, राइट। तो इनके थिंकर का आप नाम याद रखेंगे, एंडरसन एंड क्रैथवोल। 2001 में इन्होंने रिवाइज टेक्सोनॉमी थ्योरी दी थी, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थ्योरी थी उसका रिवाइज वर्जन था। अब देखिए इसका रिवाइज को हम देखेंगे कि पहला आता है आर मतलब होता है रिमेंबर, राइट। इससे आप कंपेयर करेंगे, ये ओरिजिनल है और ये है रिवाइज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके स्तर कौन से हैं, जिसमें रिमेंबर, उसके बाद आता है यू अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है अप्लाई, जिसको हम ए कहते हैं, और चौथा आता है एनालाइज, इसको भी ए, और फिर एक आता है इवेल्यूएट यानी कि मूल्यांकन, और ई, और उसके बाद आता है क्रिएट यानी कि सी। इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ, रिमेंबर, यू अंडरस्टैंड, और ए अप्लाई, और ए एनालाइज, और ई इवेल्यूएट, और सी क्रिएट, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि यदि लर्नर किसी थ्योरी को किसी नई सिचुएशन में उपयोग करता है तो ये किससे जुड़ा है, राइट। ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है एप्लीकेशन से, यानी कि अप्लाई करने से जुड़ा है। यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि यदि
यदि लर्नर किसी थ्योरी को किसी नई सिचुएशन में उपयोग करता है तो वह किससे जुड़ा है। तो ये आप याद रखेंगे, एप्लीकेशन से जुड़ा है। यदि लर्नर विभिन्न आर्ग्यूमेंट को एग्जामिन करता है तो ये किससे जुड़ा है, एनालिसिस से जुड़ा है। यदि लर्नर नया सॉल्यूशन डिजाइन तैयार करता है तो यह किससे जुड़ा है, क्रिएशन से जुड़ा है, यानी कि वो क्रिएट कर रहा है। समझ गए तीन चीज़ें। एक बार फिर मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आते हैं कि लर्नर किसी थ्योरी को किसी नई सिचुएशन में अगर उपयोग करता है तो ये किससे जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करने से जुड़ा है, यानी कि वो अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन। दूसरा है यदि लर्नर विभिन्न आर्ग्यूमेंट को एग्जामिन करता है, तो एग्जामिन करता है मतलब कि वो एनालिसिस कर रहा है, राइट। और तीसरा है यदि लर्नर नया सॉल्यूशन या डिज़ाइन तैयार करता है तो किससे जुड़ा है, क्रिएशन से, कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिएशन या क्रिएट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग के कितने लेवल होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कौन कौन से लेवल होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। कितने, 3 लेवल्स। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। कौन कौन सा, पहला है मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये कौन से 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। 3 लेवल टीचिंग के होते हैं, राइट। अब देखिए, जो मेमोरी लेवल है वो जुड़ा हुआ है हार्वर्ड से। किससे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, किससे जुड़ा है, हार्वर्ड से। ये थिंकर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि मेमोरी लेवल किस थिंकर की विचारधारा या मेमोरी लेवल किस थिंकर ने दिया, तो आप याद रखेंगे हार्वर्ड ने। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब है मॉरिसन, राइट। किसे जुड़ा है, मॉरिसन, एक थिंकर थे मॉरिसन। ये देखिए मॉरिसन है ना, मेमोरी लेवल हार्वर्ड से जुड़ा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन से जुड़ा है। और हंट जुड़े हैं रिफ्लेक्टिव से। किससे जुड़े हैं, हंट थिंकर हैं, वो रिफ्लेक्टिव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो किससे एसोसिएटेड है, बताया था मैंने, हार्वर्ड से। और हार्वर्ड का पूरा नाम क्या है, जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड, राइट। अब देखिए जॉन हार्वर्ड जो हैं वो 5 चीज़ों पर फोकस करते हैं, जिसमें 5 चीज़ों पर फोकस करते हैं। कौन कौन सी चीज़ों पर, फैक्ट्स पर फोकस करते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। ये जो मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दी थी, इन्होंने 5 चीज़ों पर फोकस किया है। एक फैक्ट पर फोकस किया है, फैक्ट्स मतलब तथ्य। दूसरा इंफॉर्मेशन पर फोकस किया है। तीसरा रिकॉल पर फोकस किया है। चौथा रिकॉग्निशन पर फोकस किया है। और पांचवा है मेमोराइजेशन पर फोकस किया है। कितने, 5 एलिमेंट पर फोकस किया है। फिर से बताऊं, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन और मेमोराइजेशन, इन 5 एलिमेंट पर फोकस किया है जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो टीचर होता है, ये इनका जो मेमोरी लेवल
थ्योरी है इसमें टीचर मोर डोमिनेंट होता है, टीचर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता है और लर्नर क्या होता है, पैसिव होता है, रिलेटिवली पैसिव होता है। अब देखिए कि इसको ऐसे समझते हैं कि मेमोरी लेवल में या मेमोरी लेवल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को याद करना और आवश्यकता पड़ने पर रिकॉल करना। जैसे भारतीय संविधान कब लागू हुआ, सपोज दैट क्वेश्चन एक है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो अब देखिए यह है प्रीडोमिनेंटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, मतलब इसको याद ही करना पड़ेगा। अब इसको समझ नहीं सकते हैं कि कब लागू हुआ, ये मतलब याददाश्त पर आधारित है। अगर आपने इसको याद किया है तो आपको याद आ जाएगा, याद रहेगा। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये आपका क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि ये किसने दिया था, मॉरिसन। अंडरस्टैंडिंग लेवल एसोसिएटेड विथ मॉरिसन, और मॉरिसन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रिलेशनशिप और जनरलाइजेशन और एक्सप्लेनेशन। किस पर फोकस करते हैं, मीनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन और एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंतर समझना, राइट। अब देखिए यह केवल इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं है, राइट ना, ये क्या है, ये कंसेप्ट्स के बीच रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग समझना, सॉरी अंडरस्टैंडिंग करना, राइट। तो ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, जनरलाइजेशन, एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्रिहेंशन। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आधारित है। उसके बाद आता है मॉरिसन के बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, इन्होंने हंट ने दिया था। और हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग ये है, और ये फोकस करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस होता है, रीजनिंग पर फोकस होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर फोकस होता है और इंक्वायरी पर फोकस होता है। यानी कि टीचर यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट नहीं है, टीचर यहाँ पर है फैसिलिटेटर है, सहायता करने वाला। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो टीचर सहायता करता है, जब आप सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात आती है या रीजनिंग की बात आती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात आती है, इंक्वायरी की बात आती है, तो यहाँ पर टीचर फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। और मैंने ऊपर बताया था फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग, मतलब सहायता करना, राइट ना। ये हाईली एक्टिव थ्योरी होती है, यानी कि लर्नर इसमें हाईली एक्टिव होता है और टीचर क्या है, फैसिलिटेटर, है ना। जब लर्नर एक्टिव है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होगी, यहाँ पर बात होगी, रीजनिंग की बात होगी, क्रिटिकल थिंकिंग की बात होगी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात होगी और इंक्वायरी की बात होगी। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंट मतलब रिफ्लेक्टिव, राइट, है ना। अब मास्टर टेबल याद करते हैं, लेवल, एसोसिएटेड नेम और मेन फोकस। आप टेबल बना लीजिए, एक तरफ लेवल, बीच में एसोसिएटेड नेम और तीसरा मेन फोकस। मेमोरी, हर्बर्ट, रिकॉल, मेमोरी, हर्बर्ट, रिकॉल, मेमोरी, हर्बर्ट, रिकॉल, MHR, राइट, मेमोरी, हर्बर्ट, रिकॉल, MHR। अंडरस्टैंडिंग, मॉरिसन, मीनिंग, UMM। अंडरस्टैंडिंग, मॉरिसन, मीनिंग, UMM। रिफ्लेक्टिव, हंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग, RHPC, RHP या RHC, RHC यानी रिफ्लेक्टिव, हंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यही जो लेवल ऑफ टीचिंग है उनके थिंकर के नेम हैं और उसका मेन फोकस क्या है, राइट। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें याद रखना कि विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग,
मेमोरी, फैक्ट्स याद करना, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग समझना, रिफ्लेक्टिव प्रॉब्लम पर स्वतंत्र रूप से विचार करना, राइट। तो इसीलिए हाईएस्ट लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। अगर कोई बोलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग या इंडिपेंडेंट थिंकिंग या इंक्वायरी की बात करता है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। मैंने बताया ना, लेवल ऑफ टीचिंग, है ना। तो टीचिंग के तो कई लेवल होते हैं, तो इसमें ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिव लेवल, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है, आएगा। आगे बढ़ते हैं। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम बात करते हैं अधिगमकर्ता की विशेषताएं। हमने टीचिंग के बारे में देखा, और अधिगमकर्ता समझ रहे होंगे हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले लर्नर, मतलब अधिगमकर्ता, है ना। इसकी क्या विशेषताएं हैं? लर्नर मतलब कौन होता है, विद्यार्थी या स्टूडेंट्स, यानी कि उनकी वे विशेषताएं और गुण जो उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राइट। जैसे रेडीनेस, सीखने की तत्परता, यानी कि किसी स्टूडेंट में, किसी लर्नर में तत्परता कितनी है किसी चीज़ को सीखने की। दूसरा मोटिवेशन, यानी कि उनके अंदर कितना मोटिवेशन है, सीखने की प्रेरणा कितना है। प्रियर नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान कितना है। इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव एबिलिटी, बौद्धिक संज्ञानात्मक क्षमता कितनी है उनके अंदर। इंटरेस्ट कितना है, यानी कि रुचि कितनी है। लर्निंग स्टाइल, सीखने का तरीका कैसा है। एटीट्यूड कैसा है, यानी कि एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, अप्रोच। और एज एंड मैच्योरिटी, यानी कि आयु कितनी है और वो कितना परिपक्व है सीखने के लिए, राइट। एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो ये विशेषताएं होती हैं किसकी, लर्नर की, है ना। एक बार मैंने फिर से रिपीट करूंगा। रेडीनेस, मोटिवेशन, प्रियर नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, एटीट्यूड, एज एंड मैच्योरिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये विशेषताएं होती हैं किसकी, अधिगमकर्ता की या लर्नर की विशेषताएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर लर्नर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लर्नर 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। लर्नर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लर्नर होते हैं, एडोलसेंट लर्नर, है ना। है ना, सॉरी एस और लगेगा, है ना। एडोलसेंट लर्नर ये, और दूसरा कौन से होते हैं लर्नर, एडल्ट लर्नर। 2 तरह के लर्नर होते हैं, है ना। और दोनों तरह के जो लर्नर होते हैं उनकी विशेषताएं ये देखिए, एडोलसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर, है ना। एडोलसेंट लर्नर्स मतलब किशोर अधिगमकर्ता, किशोर, है ना। किशोर मतलब जो जिनकी उम्र कम होती है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एडोलसेंट को लगभग कम उम्र 10 से 19 साल, राइट, और की अवस्था को माना जाता है, और है ना ये होते हैं। और उसके बाद फिर 20 से अधिक उम्र के होते हैं वयस्क अधिगमकर्ता, है ना। यानी कि जो भी 20+ होगा वो वयस्क अधिगमकर्ता, एडल्ट लर्नर कहलाता है ना। अब दोनों तरह के जो लर्नर होते हैं, चाहे एडोलसेंट लर्नर हो और एडल्ट लर्नर हो, इनके सीखने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। इनकी सीखने
की जो इनके अंदर विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, राइट। तो पहले बात करते हैं इनमें एडोलसेंट लर्नर जिनकी उम्र 10 से 19 साल होती है। इनमें प्रायः क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस यानी कि साथियों का प्रभाव अधिक रहता है। आप देखते होंगे कि जो स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं उन पर उनके साथियों का कितनी जल्दी प्रभाव पड़ता है, राइट। या स्कूल में रहते हैं उनके ऊपर कितना जल्दी साथियों का प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा पीयर इन्फ्लुएंस, तीसरा इमोशनल चेंजेस यानी कि उनके अंदर भावनाएं भी कूट कूट कर भरी होती हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। इसीलिए अब स्कूलों में गवर्नमेंट ने बच्चों पर ज़्यादा सख्ती करने से रोका है। पहले टीचर बच्चों को मार भी देते थे, ज़्यादा डांट भी देते थे, आजकल तरीका बदल गया। तो ये क्योंकि आजकल भावुक ज़्यादा होते हैं, तो इमोशनल चेंजेस यानी कि उनकी भावनाएं परिवर्तित होती हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेशन यानी कि अपनी पहचान विकसित करना, ये वो समय होता है ना। तो इनमें प्राय आइडेंटिटी की ज़्यादा फोकस होता है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कि ये ऐसी डीपी लगाना है, वैसी डीपी लगाना है, ये पोस्ट करना है, कुछ भी खा रहे पोस्ट कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे पोस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, राइट। और इनमें प्रायः शिक्षक के गाइडेंस और सपोर्ट की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी उम्र कम होती है। तो एक शिक्षक या सिखाने वाला व्यक्ति एक गाइडेंस के रूप में, सपोर्टिंग रोल के रूप में शिक्षक की भूमिका ज़्यादा होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एडल्ट लर्नर्स यानी कि वयस्क अधिगमकर्ता, राइट। यानी कि मैंने अभी बताया कि जिनमें ऐसी उम्र जिनमें सीखने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इनकी उम्र 20+ होती है और दिमाग भी विकसित होने लगता है। तो ये क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी स्वयं सीखने की प्रवृत्ति इनमें बढ़ जाती है, राइट। सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड मतलब स्वयं सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड यानी कि ये पूर्व अनुभव इनके पास ज़्यादा होता है। तीसरा गोल ओरिएंटेड यानी कि इनका निश्चित उद्देश्य बन जाता है उस समय तक। और चौथा है प्रॉब्लम सेंटर्ड यानी कि ये वास्तविक समस्याओं से जुड़ी लर्निंग पसंद करते हैं, यानी कि इनको पता भी रहता है कि इनकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, इनको क्या करना है। और पांचवा होता है इमीडिएट रिलेवेंस यानी कि ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं जिसका व्यवहारिक उपयोग हो, है ना। तो देखिए दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं कि एडल्ट लर्नर में अलग तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और एडोलसेंट लर्नर में अलग तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति एडल्ट लर्नर की है, नहीं है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि बच्चों और किशोरों की जो टीचिंग होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड हैं, आपको पता भी होगा। यानी कि जो एडोलसेंट जो होते हैं उनको जब टीचिंग कराई जाती है उसका रूप अलग होता है ना। उनकी टीचिंग को हम कहते हैं पेडागोगी, राइट, पेडागोगी कहते हैं। और जो एडल्ट लर्नर होते हैं उनकी टीचिंग स्टाइल को हम कहते हैं एंड्रागोगी। क्या कहते हैं, एंड्रागोगी। ये देखिए पेडागोगी, एंड्रागोगी, पेडागोगी, एंड्रागोगी, एडोलसेंट, पेडागोगी, एडल्ट, एंड्रागोगी। ये ध्यान रखिएगा, 2 शब्द हैं और पूछा भी जाता है, राइट ना। तो जो एंड्रागोगी है यानी कि एडल्ट लर्निंग, जो एडल्ट लर्निंग की जो टीचिंग होती है एंड्रागोगी होती है। और इसके मुख्य रूप से जो थिंकर का नाम जुड़ा है उनका नाम है मैलकॉम नॉल्स, है ना। मैलकॉम नॉल्स उनका नाम है, ध्यान रखिएगा। नॉल्स, एंड्रागोगी, एडल्ट लर्निंग, राइट। ये एक
फ्रेम तैयार कर लीजिए, नॉल्स, एंड्रागोगी, एडल्ट लर्निंग। मैं लिख देता हूँ। राइट, है ना। है ना, नॉल्स, एंड्रागोगी और एडल्ट लर्निंग, ये ध्यान रखिएगा। नॉल्स, एंड्रागोगी, एडल्ट लर्निंग, ये याद रहेगा। एक फ्रेम अगर आपने तैयार कर लिया, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक टीचिंग मेथड सभी के लिए नहीं होता है ना। तो वन टीचिंग मेथड कैन नॉट बी आइडियल फॉर एवरी लर्नर। तो इसमें इसीलिए इफेक्टिव टीचर को लर्नर डाइवर्सिटी समझनी चाहिए। तो जब हम क्लास लेते हैं या पढ़ाते हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं, किस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग स्टाइल को इन्वॉल्व करना चाहिए, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं। राइट, इसमें देखते हैं 5 मेजर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, है ना। कुछ मेजर फैक्टर होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी कि टीचिंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यानी कि 5 मेजर फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 5 मेजर फैक्टर जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, 5 मेजर फैक्टर होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सभी को पता है टीचर पहला होता है, दूसरा पता है सभी को लर्नर होता है, तीसरा सभी को पता होगा सपोर्ट मटेरियल, है ना। मटेरियल भी लिख सकते थे लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए उसका, इसलिए सपोर्ट वर्ड को यूज किया गया है ना। इसीलिए सपोर्ट वर्ड को यूज किया गया है। क्या है कि, है ना, मटेरियल जो है सपोर्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी मटेरियल और किसी को भी पढ़ा रहे हैं। और इंस्ट्रक्शनल, है ना, तो इसको इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, है ना, यानी कि ऐसी उनको सुविधाएं मिलें, सुविधाएं भी ऐसी मिलें जिससे टीचिंग अच्छी हो। तो ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी अफेक्ट करती हैं टीचिंग को। अब गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मच्छर काट रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ाई मन लगेगा, है ना। तो ये फैसिलिटीज होती हैं। और लर्नर एनवायरनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। लर्नर एनवायरनमेंट यानी कि जो लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, उनका एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। इसीलिए एक आजकल एक ज़्यादा कंसेप्ट चल रहा है, किसका बता रहा हूँ, ये जो लाइब्रेरी, जगह जगह आप शहरों में देखिए, छोटी छोटी जगह में देखिए लाइब्रेरी खुल गई हैं, है ना। यानी कि एक बड़ा सा हॉल या 2 बड़े रूम में अपना एसी लगा दिए, तो डार्क लाइब्रेरी, लाइट लाइब्रेरी, इस तरह का उनका अलग कंसेप्ट होता है। किसी को अंधेरे में पढ़ना अच्छा लगता है, अंधेरे मतलब कि लाइट बंद होंगी, बट जिस टेबल पर आप बैठे हैं बस वहाँ की आप लाइट, टेबल लैम्प जैसी लाइट ऑन करेंगे, ताकि आपको वातावरण अंधेरा मिले बट आप पढ़ाई कर सकें, है ना। वरना आप सोच रहे होंगे अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे। खैर, और दूसरा कुछ लोग अपना ऐसे पढ़ते हैं कि पूरा लाइट में सब कुछ दिखाई दे, चकाचौंध, और तब पढ़ाई करें, ठीक है। तो लर्नर एनवायरनमेंट, है ना, तो जो जगह जगह लाइब्रेरी खुल गई हैं, तो उसमें हम जाके घर की बजाय वहाँ जाके पढ़ना अच्छा समझते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट होता है, सब पढ़ने वाले होते हैं। कोचिंग का कंसेप्ट बढ़ गया है,
कि कोचिंग में आपको कंपटीशन पता चलता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 5 मेजर फैक्टर होते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ आपको मज़ा आने वाला है कि जो 5 मेजर फैक्टर होते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया, क्या बताया, पहला बताया मैंने टीचर। अब देखिए टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर होते हैं, जो टीचिंग इफेक्टिवनेस कैसे बन सकती है, कि एक तो टीचर जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, राइट ना, कि टीचर को अगर सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है तो वो कैसे टीचिंग करेगा, राइट ना। तो सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए टीचर को, ऐसे नहीं चलता है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो वो डिलीवर कर रहे हैं समझ में आना चाहिए, कि पढ़ा के चले गए कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर ऊपर से सब निकल गया। तीसरा प्रिपरेशन भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी तो टीचिंग भी अच्छी होगी। और टीचिंग कॉम्पिटेंस मतलब का कि जो टीचर है तो वो उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए उसमें। एक्सपीरियंस भी एक इसमें होता है कि टीचर जो है वो एक्सपीरियंस वाला होगा, उसके पास अनुभव होगा तो और अच्छा टीचिंग कर सकता है। इसलिए आप अप्लाई कहीं करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस, राइट ना। एंड एटीट्यूड मतलब गलत एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड मतलब एक अच्छा व्यवहार और मोटिवेशन, यानी कि टीचर भी खुद मोटिवेट हो और बच्चों को भी मोटिवेट करे। टीचर ही आलसी अगर है, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, क्लास में जा रहा टाइम पास कर रहा है, टाइम से क्लास में नहीं पहुंच रहा है, तो मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, राइट ना। तो ये पहला जो मैंने बताया कि जो पहला फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है, जिसमें टीचर है। और टीचर में मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग इफेक्टिवनेस कैसे हो सकती है है ना। तो नॉलेजेबल व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली इफेक्टिव टीचर भी हो, क्योंकि टीचिंग इज अ स्किल्स, है ना। टीचिंग में नॉलेज के साथ साथ कम्युनिकेशन और पेडागोगी भी महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था ना, एंडागोगी पेडागोगी, है ना, कि एंडागोगी है तो पेडागोगी वालों को पढ़ाना है, पेडागोगी एंडागोगी वालों को पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर क्लास 12th के या कॉलेज में अगर टीचर हैं आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ा सकें, ज़रूरी नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इधर देखिए लर्नर है ना, ये है लर्नर, ये तो हो गया। लर्नर को देखते हैं, इसमें लर्नर रिलेटेड फैक्टर क्या हैं। रेडीनेस यानी कि जो सीखने वाले बच्चे हैं, सीखने वाले लोग हैं, वो कितने तैयार हैं सीखने के लिए। मोटिवेशन यानी कि वो उनके अंदर भी कितना मोटिवेशन है ना। और तीसरा इंटरेस्ट भी कितना है, कि क्लास में बैठे हैं इंटरेस्ट ही नहीं है। एप्टीट्यूड यानी कि उनका जो क्षमता है, दक्षता है सीखने की, वो भी अच्छी हो। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता भी हो, दिमाग भी होना चाहिए, तभी तो सीखेगा, अगर दिमाग ही नहीं होगा तो क्या सीखेगा। और प्रियर नॉलेज यानी कि पूर्व कुछ ज्ञान भी काम आता है। अगर ज्ञान आपको पहले से है, अगर सपोज दैट अगर क्लास में कोई एक लेक्चर लिया जाना है ना, कि फंडामेंटल राइट्स का, अब अगर आपने पहले से कुछ पढ़ के रखा है, घर से आप पढ़ के गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जिसको हम कहते हैं प्योर नॉलेज, यानी कि नॉलेज ज़रूरी है पहले से। और अटेंशन यानी कि वहाँ पर एकदम ऐसे नहीं कि हम मुंह खोल रहे हैं, नींद आ रही है और कुछ भी कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, अटेंशन भी होना चाहिए, राइट। तो लर्नर की मोटिवेशन टीचिंग लर्निंग आउटकम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण लर्नर रिलेटेड फैक्टर है ना, यानी कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। टीचर को भी मोटिवेट होना चाहिए और लर्नर को भी, राइट। उसके बाद देखिए आते हैं मटेरियल और फैसिलिटी एंड एनवायरनमेंट, इसको देख लेते हैं। तो सपोर्ट मटेरियल क्या हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, पीपीटी हो सकता है, चार्ट्स, मॉडल्स और डिजिटल रिसोर्सेस, राइट ना, है ना। और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी जो मैंने बताई अभी,
जिसमें क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इंटरनेट, ये सब होना चाहिए। ये भी प्रभावित करते हैं कि एक व्यक्ति को अगर ये फैसिलिटी मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही हैं, तो सीखने की जो क्षमता में अंतर देखने को मिलता है। और लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि कैसा इन्वायरमेंट, लर्निंग सेफ, इंक्लूसिव, इंटरेक्टिव, सपोर्टिव, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो सेफ हो, सुरक्षित हो, और इंक्लूसिव हो, और इंटरेक्टिव हो, और सपोर्टिव हो, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, मुझे मालूम था कि आप लोग टीचर बनने वाले हैं, के बाद बनेंगे, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है ना। मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसीलिए आप लोग अभी तक रुके हुए हैं, है ना। मेन चीज़ तो सर बता ही नहीं रहे हैं, बाकी तो सब कहानियाँ सुना दिए। चलिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम आते हैं। चलें, स्टार्ट करें, चलिए, ठीक है। अब देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग में एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, राइट, टीचर सेंटर्ड मेथड, और दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है ना। यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर केंद्रित मेथड, प्रक्रिया जो भी है ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट होता है। लर्नर क्या होता है, रिलेटिवली पैसिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर क्या है, डोमिनेंट है ना। कौन है, डोमिनेंट है। और लर्नर क्या है, रिलेटिवली पैसिव। एग्जाम्पल, जैसे ट्रेडिशनल लेक्चर जो पहले हुआ करते थे, और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कि टीचर आया और जैसे किताबों से पढ़ के आया, किताब लेके आया, पढ़ा और डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया, है ना। अब इसमें इसका एडवांटेज क्या था कि लार्ज क्लास हो जाती है, दूसरा स्ट्रक्चर डिलीवरी, और तीसरा टाइम इफ़िशिएंट, है ना। ये 3 एडवांटेज इसके हमें मिलते हैं। कौन कौन सा, एक तो लार्ज क्लास टीचर्स मेथड में, स्ट्रक्चर डिलीवरी, और टाइम इफ़िशिएंट, इनका टाइम भी बचत होती है। और लिमिटेशन क्या है, इंटरेक्शन कम हो सकता है। अब देखिए, जो पुरानी टीचिंग मेथड है, तो वो लार्ज क्लास होगी तो ऑटोमेटिकली इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। किताबों से हम आजकल क्या है, किताबों को छोड़कर घर पे किताबें तो पढ़ते हैं, बट पीपीटी वगैरह इन सब चीज़ों से पढ़ाते हैं, है ना। तो इंटरेक्शन, लिमिटेशन इसकी क्या है, इंटरेक्शन कम हो सकती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। लर्नर सेंटर्ड में, लर्नर सेंटर्ड मेथड, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बस 2 तरह के मेथड होते हैं, है ना, लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर में इसमें लर्नर क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है ना। और उसमें टीचर मेथड में कि टीचर डोमिनेट होता है, वहाँ टीचर का रोल ज़्यादा होता है, यहाँ लर्नर का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट में डिस्कशन करते हैं, लर्नर सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और केस मेथड, इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर फोकस बढ़ जाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, और लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है। जब एक्टिव पार्टिसिपेट होगा, लर्नर एक्टिव होगा, मोटिवेट रहेगा, तो ऑटोमेटिक उसमें क्या बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट आएगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होगी, और वो
क्या लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। एक थिंकर थे जॉन ड्यूई, ये अमेरिकन फिलोसोफर थे जॉन ड्यूई, है ना। कौन थे इसको बताते हैं। जॉन ड्यूई, है ना, जॉन ड्यूई एक थिंकर थे, अमेरिकन फिलोसोफर थे। तो ये एसोसिएटेड ब्रॉडली विद लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये किस पर फोकस इन्होंने किया था कि लर्निंग करना है बट एक्सपीरियंस है ना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्नर पार्टिसिपेशन, यानी कि इन्होंने लर्नर जो मेथड है, एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड, इस पर इन्होंने फोकस किया था, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इनका फेमस एजुकेशनल आइडिया था लर्निंग बाय डूइंग, याद ध्यान रखना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो इसका डीवी को लर्निंग बाय डूइंग, राइट, है ना। चलिए अब बताते हैं टीचिंग। देखो टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरह की होती है ना, ऑनलाइन भी होती है ऑफलाइन भी होती है। तो ऑफलाइन फेस टू फेस फिजिकल क्लासरूम डायरेक्ट इंटरेक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्लेक्सिबल लेक्चर्स, आईसीटी वगैरह वगैरह। ऑनलाइन लर्निंग के दो महत्वपूर्ण मोड होते हैं, सिंक्रोनस यानी कि समकालिक, सिंक्रोनस, है ना। चलो इस पर चर्चा करते हैं हम लोग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग। ये सब टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग में ही आ जाएंगे। मैन आपके दो ही होते हैं, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। अब देखिए ऑफलाइन टीचिंग होती है और ऑनलाइन टीचिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, है ना। ऑफलाइन पता है कैसे होती है, ऑनलाइन मालूम है कैसे होती है, ये इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। अब देखिए ऑनलाइन लर्निंग के दो महत्वपूर्ण मोड होते हैं, है ना, दो मोड होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, सिंक्रोनस, है ना। सिंक्रोनस यानी कि समकालिक, एक ही समय पर होने वाला, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है ना, ये तो हो गया सिंक्रोनस। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड बता रहा हूँ, असिंक्रोनस, है ना, YNCHRONOUS, है ना। देखिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक ही समय में, है ना। सिंक्रोनस का मतलब क्या है, एक ही समय में होने वाला, एक ही समय पर होने वाला। और असिंक्रोनस का मतलब होता है अलग अलग समय पर होने वाला, राइट, है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बीच में हम लोग थोड़ा डिफरेंस और समझ लेते हैं। सिंक्रोनस मतलब सेम टाइम, एग्जांपल लाइव क्लास, वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी कि सेम टाइम में लाइव क्लास चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चल रही है। और असिंक्रोनस में डिफरेंट टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम, यानी कि रिकॉर्ड लेक्चर होते हैं, अपलोड मटेरियल होता है, डिस्कशन फोरम होते हैं, यानी कि वहाँ पर लाइव नहीं चलता है ना। सिंक्रोनस जुड़ा किससे है, लाइव चल रहा है। और ये किससे जुड़ा है, रिकॉर्डेड से, है ना। जो रिकॉर्डिंग क्लासेस होती हैं, डिस्कशन फोरम होते हैं, अपडेट मटेरियल होते हैं, वो असिंक्रोनस और ये सिंक्रोनस, दोनों ऑनलाइन बेस हैं टीचिंग के। एस मतलब सेम टाइम, ए मतलब एनी टाइम, बस इतना ध्यान रखना। ये देखिए, है ना, एस मतलब सेम टाइम और ए मतलब एनी टाइम, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना, रिकॉर्ड क्लास का, ठीक है। एक आपका उसमें और सिलेबस में है मूक पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, देख लीजिए, राइट। चलिए, है ना, अब आते हैं मूक MOOC, है ना। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स,
मैसिव ओपन ऑनलाइन है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये ध्यान रखिएगा है ना। मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि मूक से लार्ज स्केल ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है ना। मतलब क्या है, मूक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें बड़ी संख्या में लर्नर जुड़ते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट, याद रहेगा। मूक MOOC एक ऐसा लर्निंग कोर्स है जिसमें बड़ी संख्या में लर्नर जुड़ते हैं, किसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। और जिसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप बताइए, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। चलो मैं ही बता देता हूँ, SW, याद आया कुछ, AYAM, यानी कि जो स्वयं का प्लेटफॉर्म है। स्वयं का मतलब स्वयं का नहीं है ना, आप देखें नाम सुना होगा, स्वयं गवर्नमेंट का जो पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मूक से संबंधित सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसमें आप देखिएगा स्वयं प्लेटफॉर्म में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, है ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है। क्या है, स्वयं क्या है, ध्यान रखिएगा, स्वयं क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म, राइट, ऑनलाइन कोर्स या MOOC, ठीक है। आप देखो इसके कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़, इसके कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, ICT, है ना, हायर एजुकेशन यूनिट, ठीक है ना, ICT हायर एजुकेशन यूनिट में एक आपका यूनिट है ना, उसमें आप ICT को पढ़ेंगे विस्तार से, हम लोग उसमें देखेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर एक होता है स्वयं प्रभा, है ना। स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, स्वयं प्रभा, है ना। इसको मिटाता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका सिलेबस में है, SWAYAM, ये ना देख लीजिए भाई, गलत तो नहीं है, राइट, है ना, PRABHA, स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग थ्रू DTH चैनल, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, है ना, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग थ्रू DTH चैनल, है ना, हाँ ठीक, चैनल, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस क्या है, स्वयं जो है, स्वयं में और स्वयं प्रभा में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, स्वयं ऑनलाइन कोर्सेज और स्वयं प्रभा एजुकेशनल DTH चैनल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है जितना आप समझते हैं। क्लासेस लॉन्ग जा रही है, बट मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, और आपका तो नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी आपके सिलेबस में है भाई साहब, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी देखते हैं, है ना। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम देखिए, इसमें देखते हैं हम लोग। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब कि वो संसाधन जो
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक प्रभावी और आसान बनाने का काम करते हैं। यानी कि वो संसाधन, वो व्यवस्थाएं, वो सिस्टम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, उनको हम कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, है ना, लिखा ना मैंने, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में जो कौन सा? ट्रेडिशनल, है ना, दूसरा क्या है? ट्रेडिशनल है, दूसरा है मॉडर्न, है ना, दूसरा क्या है? मॉडर्न, नहीं सॉरी, हाँ नहीं ठीक तो है यार, दूसरा क्या है? मॉडर्न, और तीसरा क्या है? तीसरा है आईसीटी बेस्ड, है ना, आईसीटी बेस्ड। ये देखिए 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। किसके 3 टाइप्स हैं? किसके 3 टाइप्स हैं? अरे भाई, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ट्रेडिशनल में हम क्या करते हैं? ट्रेडिशनल में आते हैं ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट, मॉडल्स। ये ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को अगर लिखूंगा बोर्ड में तो फिर एक क्लास कितने घंटे जाएगी नहीं पता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को मैं बोर्ड में लिखूँ। देखिए ट्रेडिशनल में जो सपोर्ट सिस्टम है वो कौन सा है? एक तो ब्लैक बोर्ड, है ना, बुक्स, चार्ट्स एंड मॉडल्स। मॉडर्न में क्या क्या आ जाएगा? आपको सबको पता है, मॉडर्न में आ जाएगा पीपीटी, मल्टीमीडिया, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस। पीपीटी गिन लिया करो भाई, पीपीटी, मल्टीमीडिया, स्मार्ट बोर्ड और ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस, राइट। और आईसीटी बेस्ड में एलएमएस, हाँ ये थोड़ा सा आपका इम्पॉर्टेंट है, एलएमएस। अब देखिए इसका ये नाम सुना होगा, एलएमएस का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अधिगम प्रबंधन प्रणाली, राइट। ई कंटेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल रिसोर्सेस, ये सब आईसीटी बेस्ड हैं। एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई कंटेंट, तीसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चौथा है डिजिटल रिसोर्सेस, ये सब आईसीटी बेस्ड हैं। मॉडर्न में बताया मैंने पीपीटी, मल्टीमीडिया, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस, है ना। और ट्रेडिशनल में मैंने बताया ब्लैक बोर्ड, बुक्स, चार्ट और मॉडल्स, राइट। ओके, अब इवैल्यूएशन सिस्टम को देखते हैं। मूल्यांकन, असेसमेंट एंड मूल्यांकन, राइट, असेसमेंट एंड एवल्यूशन, आकलन और मूल्यांकन, है ना। अब इवैल्यूएशन का ब्रॉड उद्देश्य क्या होता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट का डिटर्मिनेशन, ये ध्यान रखिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट का डिटर्मिनेशन, है ना। अब असेसमेंट कैसे करते हैं? असेसमेंट होता है परफॉर्मेंस जानना, है ना। और असेसमेंट और इवैल्यूएशन से फीडबैक मिलता है, वीकनेस आइडेंटिफाई होती है, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है, एकेडमिक डिसीजन भी होता है। देखिए ये ध्यान रखना, असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? बच्चों का तो किया ही जाता है, बट कम से कम छात्रों का भी होना चाहिए, है ना, छात्रों का भी होना चाहिए, है ना। किसका होना चाहिए? छात्रों का भी होना चाहिए, राइट ना, ध्यान रखिएगा। असेसमेंट और इवैल्यूएशन, आकलन मूल्यांकन, राइट ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों किया जाता है? कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट का डिटर्मिनेशन करना है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? परफॉर्मेंस पता चलता है, फीडबैक पता चलता है, वीकनेस आइडेंटिफाई होती है, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है, एकेडमिक डिसीजन भी लिए जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। जिसको मिटाता हूँ मैं, इसको मैं मिटाता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ असेसमेंट, है ना, जिसमें फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। पहले क्या बताया मैंने? फॉर्मेटिव, है ना, राइट, फॉर्मेटिव,
दूसरा मैंने बताया समेटिव, और तीसरा बताया मैंने, क्या बताया तीसरा, ध्यान रखिएगा, पहला फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव, तीसरा डायग्नोस्टिक। 3 तरह के असेसमेंट होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, राइट ना। देखिए पहले फॉर्मेटिव पे चलते हैं, है ना। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग लर्निंग, राइट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग कैसे होता है, लर्निंग के दौरान किया जाता है ना। यानी कि इसका मतलब होता है, फॉर्मेटिव का मतलब होता है रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन, है ना। ड्यूरिंग लर्निंग पर्पज क्या होता है, इम्प्रूवमेंट। इसका पर्पज़ होता है इम्प्रूवमेंट करना। जैसे हम जब लर्निंग करते हैं या सिखाया जाता है तो उसी समय क्विज, असाइनमेंट, क्लासरूम क्वेश्चंस, फीडबैक, क्लास टेस्ट, तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिव का हिस्सा है, ठीक है। तो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग फॉर्मेशन, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना। दूसरा है समेटिव, है ना। समेटिव का मतलब होता है योगात्मक, संकलनात्मक आकलन, है ना। एट द एंड ऑफ टीचिंग, जब टीचिंग ख़त्म होती है उसके बाद समेटिव आता है, और इसका पर्पज़ क्या होता है, ओवरऑल अचीवमेंट, कितना क्या आया, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन, ठीक है। ओवरऑल अचीवमेंट को पता करना, ग्रेडिंग देना और सर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल जैसे फाइनल एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, तो ये सब समेटिव में आते हैं। ये ड्यूरिंग क्लास, है ना, ड्यूरिंग लर्निंग, और ये एंड ऑफ द टीचिंग। और ठीक है, समेटिव समरी एट द एंड, ये ध्यान रखना, समेटिव समरी एट द एंड, समेटिव समरी एट द एंड। और तीसरा है डायग्नोस्टिक, नैदानिक आकलन, है ना। डायग्नोस्टिक ये है ना, इसको कहते हैं नैदानिक आकलन। इसको समझते हैं, पर्पज़ क्या है, आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज, यानी कि जो लर्निंग के दौरान डिफ़िकल्टीज हैं उनको पता करना, समस्या पहचानना, उनका कारण पता करना है। यानी कि ये रेमेडियल टीचिंग होती है। कैसी होती है, इसके बाद रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोसिस करते हैं, जैसे हम किसी बीमारी का डायग्नोस करते हैं, वैसे ही ये डायग्नोस्टिक आकलन होता है ना, हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक, डिफ़िकल्टी, रेमेडी, ठीक। तो जो लर्निंग के दौरान समस्याएं हैं उनका पता लगाना, ठीक है। एक फिर आपका आता है CBCS, इसको समझते हैं। आप सिलेबस आपके हाथ में होगा, देख लीजिएगा। CBCS, CBCS। अब CBCS का मतलब है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सबको पता है, बेस्ड क्रेडिट, है ना। ये NEP में लागू हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसमें ये CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना, सबके यूनिवर्सिटी कॉलेजों में होगा, आप लोगों के भी होगा। हायर एजुकेशन में चॉइसेस ऑफ कोर्स, यानी कि इसमें क्या किए हैं कि आप अपने चॉइस से कोई भी कोर्स ले सकते हैं, उसमें क्रेडिट्स भी मिलते हैं और ग्रेड एवोल्यूशन भी होता है। जैसे इसमें ये 3 तरह के एलिमेंट महत्वपूर्ण होते हैं, चॉइसेस ऑफ कोर्सेज, क्रेडिट्स एंड ग्रेड्स या इसको इवैल्यूएशन, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे, CBCS चॉइस प्लस क्रेडिट, CBCS चॉइस प्लस क्रेडिट, है ना। फिर आते हैं CBE, है ना। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, सबको पता है भाई, से आ रहा हो भाई तुम लोग। CBE, है ना। CB का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड देते हो ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। डिजिटल क्वेश्चन डिलीवरी होती है वहाँ पर, कि जब हम कंप्यूटर में बैठ कर एग्ज़ाम देते हैं, क्वेश्चन ऑनलाइन दिखते हैं, डिलीवरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स मिलता है, कंप्यूटर इंटरफेस होता है, फास्टर प्रोसेसिंग पॉसिबल होती है, और लार्ज स्केल टेस्टिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के, लार्ज स्केल टेस्टिंग, फास्टर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स और डिजिटल क्वेश्चन डिलीवरी, ठीक है। तो अब यह ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
नॉट ओनली ऑनलाइन टीचिंग, ये ध्यान रखा। कंप्यूटर CBE नॉट ऑनलाइन टीचिंग, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑनलाइन टीचिंग नहीं है, ये एग्ज़ाम का एक पैटर्न है। जैसे हम OMR शीट में एग्ज़ाम देते हैं वैसे कंप्यूटर के सामने बैठकर एग्ज़ाम देते हैं, है ना। ये असेसमेंट मोड है, दूसरा टीचिंग लर्निंग मोड। इनोवेशन एवोल्यूशन, है ना। तो मूल्यांकन में क्या इनोवेशन, है ना। ट्रेडिशनल फाइनल एग्जामिनेशन के अतिरिक्त हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस एग्जामिनेशन, कंटिन्यूस असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनोवेशंस इन एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन में मूल्यांकन में इनोवेशन तरीके, तो ट्रेडिशनल फाइनल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके अतिरिक्त भी हम मूल्यांकन करते हैं, है ना। मूल्यांकन मैंने बताया था ना कि वैल्यूएशन हम करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, नंबर देते हैं, तो इसके अतिरिक्त भी कंटिन्यू असेसमेंट होता है, ये भी मूल्यांकन का तरीका है। इनोवेशन है, ऑनलाइन असेसमेंट भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट, ये बहुत सारे तरीके हैं किसी का मूल्यांकन करने के। तो कोर प्रिंसिपल असेसमेंट फॉर लर्निंग, सिर्फ असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, है ना। क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ध्यान रखिएगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बाद अचीवमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट के बाद, लर्निंग के बाद अचीवमेंट, अचीवमेंट आफ्टर लर्निंग, यानी कि आपने सीख लिया उसके बाद आपने क्या अचीवमेंट किया। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि, है ना, जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ भी असेसमेंट होते हैं, तो लर्निंग आपकी कैसे इम्प्रूव हो। और एक और वर्ड आता है असेसमेंट एज लर्निंग, तो लर्निंग स्वयं मॉनिटरिंग रिफ्लेक्शन में सक्रिय होती है ना। ये 3 वर्ड और आते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के बाद अचीवमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए, और असेसमेंट एज लर्निंग, लर्नर स्वयं मॉनिटरिंग रिफ्लेक्शन में सक्रिय होता है। ठीक है, और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कनेक्शन भी होता है, यानी कि समेटिव, ये ऑफ लर्निंग है, जो समेटिव मैंने एक बताया था ना, है ना, और फॉर्मेटिव फॉर लर्निंग है, समेटिव ऑफ लर्निंग है, और फॉर्मेटिव फॉर लर्निंग है। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, याद करिएगा। हर्बर्ट मेमोरी लेवल, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल, हंट रिफ्लेक्टिव लेवल, बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंडरसन एंड क्रेथवोल रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी, और मैल्कॉम नॉल्स एंड्रागोगी एडल्ट लर्निंग, जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि क्लास लंबी हो गई, आज यहीं से ख़त्म करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया था, PYQs और MCQs, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास से कुछ फ़ायदा मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा, और आप अच्छे से तैयारी करिए। कोशिश रहेगी मैं सारे लेक्चर फर्स्ट पेपर के आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। हो सकता है थोड़ा कभी कभी बीच में लेट हो जाऊं, ब्रेक हो जाए 1 हफ्ते 10 दिन, तो किसी कारणवश हो सकता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्लासेस, वरना टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेरी भेज सकते हैं। आपका अपना साथी
डॉक्टर सुधीर, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।